मिडल ईस्ट तनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, यूएई पर ईरान कभी भी हमला कर सकता है। लेबनान पर आईडीएफ के हमलों से ईरान भड़का हुआ है और अब लेबनान पर हमलों का जवाब देगा ईरान। लेबनान पर लगातार हमला कर रहा है इजराइल। ईरान की यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में इस तरह के दावे सामने आ रहे हैं, यानी कि ये एक बात साफ है कि एक बार फिर से ईरान मिडल ईस्ट को निशाने पर ले सकता है। इधर होर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी जारी है, तो वहीं ईरान इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने की धमकी दे रहा है, क्योंकि ईरान जानता है कि अमेरिका की सबसे कमजोर नस कहां है। ईरान समझ चुका है कि अगर इजराइल के गले पर फंदा कसा जाएगा तो वॉशिंगटन खुद ब खुद सरेंडर की मुद्रा में आ जाएगा। नेतन्याहू अभी भूले नहीं हैं तेल अवीव का वो मंजर जब ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने आयरन डोम की धज्जियां उड़ाई थी। हाइफा की वो रात नेतन्याहू को सोने नहीं देती जब ईरानी ड्रोन ने कोहराम मचाया था। तो क्या इस बार ईरान से पंगा लेना अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत महंगा साबित होने वाला है? और इस वक्त पश्चिम एशिया से जो खबरें आ रही हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि दुनिया एक ऐसे महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। कि टेबल पर शांति वार्ता का ढोंग रचा जा रहा था और उसी वक्त सुपर पावर होने का दम भरने वाले अमेरिका ने पीठ में छुरा घोंप दिया। होर्मुज और बंदर अब्बास में ईरानी ठिकानों पर अमेरिकी मिसाइलें और अटैक हेलीकॉप्टर कहर बनकर टूटे। अमेरिका को लगा था कि इस हमले से ईरान डर जाएगा। अमेरिका को लगा था कि ईरान आत्मसमर्पण कर देगा, लेकिन ट्रंप का ये मुगालता चंद मिनटों में हवा हवाई हो गया। ईरान ने वो पलटवार किया कि पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक सन्नाटा पसर गया। फारस की खाड़ी के आसमान में उड़ रहे अमेरिका के घमंडी MQ-9 रीपर ड्रोन को ईरान के एयर डिफेंस ने तिनके की तरह हवा में उड़ा दिया। इतना ही नहीं, अमेरिका का F-35 स्टील्थ फाइटर जेट भी दुम दबाकर भागने को मजबूर हो गया। कूटनीति के इतिहास में इसे डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी फजीहत कहा जाएगा। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया के सामने पीस डील की उम्मीदें जता रहे थे और दूसरी तरफ उनकी सेना होर्मुज में बारूदी सुरंगों का बहाना बनाकर ईरान पर मिसाइलें दाग रही थी। लेकिन अमेरिका भूल गया कि यह 1990 का दशक नहीं है, ये 2026 का नया और आत्मनिर्भर ईरान है, जिसके पास अपनी तकनीक है, अपनी मिसाइलें हैं और सबसे बढ़कर लड़ने का फौलादी जज्बा है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई और ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शेख रची ने साफ कर दिया कि अगर ईरान के तेल निर्यात को रोकने की जुर्रत की गई तो पूरी दुनिया की रगों में दौड़ने वाला तेल रोक दिया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की चाबी सिर्फ और सिर्फ तेहरान के पास होगी। ईरान ने सिर्फ बातें नहीं की, उसने मलबे में तब्दील करके भी दिखाया। अमेरिका के उस घमंड को जिसे MQ-9 रीपर ड्रोन कहा जाता है। करोड़ों रुपए का अमेरिकी ड्रोन अब फारस की खाड़ी के पानी में तैर रहा है। अमेरिका के RQ-4 ग्लोबल हॉक और 5वीं पीढ़ी के F-35 फाइटर जेट को ईरान की मिसाइलों ने ऐसा खदेड़ा कि महाशक्ति के पायलटों के पसीने छूट गए।
अमेरिका अपनी आत्मरक्षा कह रहा है। असल में वो ईरान के चक्रव्यूह में फंसने के बाद उसकी छटपटाहट है। अब उस यक्ष प्रश्न का जवाब समझिए जो पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। जंग होर्मुज के समंदर में छिड़ी है। अमेरिका हमला कर रहा है तो ईरान सीधे नेतन्याहू और इजराइल को अल्टीमेटम क्यों दे रहा है? क्यों ईरान ने कहा कि इजराइल का दुनिया के नक्शे से मिटना तय है? इसके पीछे ईरान की वो अचूक और मास्टरमाइंड रणनीति है जिसने ट्रंप और नेतन्याहू दोनों की रातों की नींद उड़ा रखी है। ईरान बखूबी जानता है कि अमेरिका अपनी धरती पर हमला झेल सकता है, लेकिन वो इजराइल की तबाही बर्दाश्त नहीं कर सकता। इजराइल पर एक भी ईरानी मिसाइल गिरने का मतलब है वाशिंगटन की कूटनीति का दिवालिया होना। इसलिए ईरान जब इजराइल को टारगेट करता है तो दर्द सीधे व्हाइट हाउस में होता है। नेतन्याहू पूरी दुनिया को डराते थे कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम अभेद्य है, लेकिन ईरान ने हालिया जंग में सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दाग कर ये साबित कर दिया कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम ईरान की हाइपरसोनिक रफ्तार के आगे सिर्फ एक मूक दर्शक है। तेल अवीव की जलती इमारतें इस बात की गवाह रही हैं। इजराइल के सबसे बड़े औद्योगिक और रणनीतिक शहर हाइफा पर ईरान के ड्रोन और मिसाइलों ने जो गदर मचाया था, उसका खौफ आज भी नेतन्याहू के चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। इजराइल अंदर से डरा हुआ है। वो धौंस तो देता है, लेकिन जानता है कि अगर ईरान ने अपनी पूरी ताकत खोल दी तो इजराइल के पास छिपने के लिए बंकर भी कम पड़ जाएंगे। अमेरिका अरबों डॉलर के महंगे हथियार, अटैक हेलीकॉप्टर और F-35 लेकर आया है, लेकिन ईरान के पास उसकी काट है। सस्ती लेकिन अचूक समुद्री बारूदी सुरंगें, घातक स्पीड बोट्स और मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स। होर्मुज की सक्रिय जलधारा में अमेरिका के बड़े बड़े युद्धपोत ईरान के इन माइंस और एंटी शिप मिसाइलों के लिए सिटिंग डक यानी कि आसान शिकार हैं। आज पूरा वेस्ट एशिया गवाही दे रहा है कि ईरान से पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। होर्मुज की जंग में एक तरफ अमेरिका के अटैक हेलीकॉप्टर आसमान से बारूद बरसाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पानी के नीचे ईरान ने ऐसा अदृश्य जाल बिछा रखा है कि जिसे साफ करने में अमेरिका को हफ्ते लग जाएंगे। वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले इस जलमार्ग को ब्लॉक करने की ताकत सिर्फ ईरान के पास है। यही वजह है कि नेतन्याहू के पैर कांप रहे हैं। तेल अवीव और यरूशलेम के गलियारों में ये डर बैठ गया है कि अगर होर्मुज में अमेरिकी कार्रवाई थमी नहीं तो ईरान के इमाम हुसैन और खैबर जैसी विनाशकारी मिसाइलें एक बार फिर इजराइल के सीने को छलनी कर देंगी। ट्रंप अपनी सैन्य नाकामी और कूटनीतिक फजियत को छुपाने के लिए छटपटा रहे हैं, क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया है कि आत्मसमर्पण का सवाल ही पैदा नहीं होता। जंग होती है तो बराबरी की होगी और तबाही सिर्फ एक तरफा नहीं होगी। पानी के नीचे बारूदी सुरंगें बिछ चुकी है, आसमान में ड्रोन के शिकार शुरू हो चुके हैं और कतर के शांति वार्ता की फाइलें बंद हो चुकी हैं। अमेरिका ने अपनी बदनीयती दिखाकर आग तो लगा दी है, लेकिन इस आग की लपटें जब इजराइल तक पहुंचेंगी तब ट्रंप को समझ आएगा कि
उन्होंने किस बारूद के ढेर पर पैर रख दिया है। नेतन्याहू का डर और ट्रंप की फजियत ये साफ बता रही है कि ईरान अब रुकने वाला नहीं है। अगर अमेरिका ने अपनी नाकेबंदी और हमले बंद नहीं किए तो होर्मुज का समंदर अमेरिकी गौरव को डुबो देगा। बड़ी खबर आ रही है, एर्दोआन का नेतन्याहू पर बड़ा हमला सामने आया है और निशाना साधा एर्दोआन ने। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन कह रहे हैं कि नेतन्याहू एक अत्याचारी शख्स हैं। ईश्वर ने चाहा तो नेतन्याहू को सबक सिखाएंगे। दुनिया भर के मुसलमानों से सबक मिलेगा, ये एर्दोआन कह रहे हैं। और ये वही तुर्की है जो नेटो का मेंबर है, और ये वही नेटो है जिसका अमेरिका मेंबर है, और वही अमेरिका इजराइल का सबसे खासम खास है। और उसी अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया। इसे कहते हैं दोगलापन। वैसे ईद उल अजहा यानी बकरीद की पूर्व संध्या, जब गाजा के लोग तबाही के मलबे के बीच त्योहार की उम्मीदें तलाश रहे थे, ठीक उसी वक्त आसमान से चीरती हुई इजरायली मिसाइलें गाजा सिटी के रिमाल इलाके पर कहर बनकर टूटी। एक जोरदार धमाका हुआ और पल भर में एक इमारत पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो गई। यह इजराइल का वो सर्जिकल स्ट्राइक था जिसने हमास के पूरे शीर्ष नेतृत्व को हिलाकर रख दिया। इजराइल ने दावा किया कि उसने हमास के नए नवेले मिलिट्री चीफ मोहम्मद ओदेह के ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि शांति प्रस्ताव के पन्ने चाहे फट भी जाएं, लेकिन 7 अक्टूबर के गुनहगारों को पाताल से भी खोज कर निकालेंगे। गाजा में ईद की रौनक थी, घरों में बत्तियां जलनी थी, लेकिन वहां आसमान से बारूद बरसा। जब दुनिया त्योहार की तैयारियों में जुटी थी, तब इजराइल के लड़ाकू विमानों ने गाजा की हवाओं में मौत की गूंज भर दी। नेतन्याहू ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनके शब्दकोश में सीजफायर का नाम कोई शब्द नहीं। उन्होंने कसम खाई है कि चुन चुन कर मारेंगे, चाहे शांति प्रस्ताव के पन्नों को फाड़ कर फेंकना पड़े या पूरी गाजा पट्टी को मलबे के ढेर में तब्दील करना पड़े। हमास ने अभी एक हफ्ते पहले ही जिसे अपनी सैन्य कमान सौंपी थी, जिसे अपनी ढाल बनाया था, इजराइल के खुफिया तंत्र मोसाद और आईडीएफ ने उसे संभलने का एक मौका भी नहीं दिया। तकरीबन 12 दिन पहले कमांडर इज अल दीन अल हद्दाद को मार गिराया और अब नए मिलिट्री चीफ मोहम्मद ओदेह के ठिकाने को पाताल से ढूंढकर नेस्तोनाबूद कर दिया। पिछली रात जब गाजा के लोग ईद उल अजहा की पूर्व संध्या पर सो रहे थे, अचानक पश्चिमी गाजा का पौष इलाका रिमाल दहल उठा। इजरायली वायुसेना के जेट्स ने 2 सटीक सर्जिकल स्ट्राइक किए। निशाना था एक अपार्टमेंट बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल। इजराइल का दावा है कि इस सीक्रेट बंकर नुमा ठिकाने के अंदर हमास का नया सैन्य आका मोहम्मद ओदेह मौजूद था। इस हमले में पूरी की पूरी मंजिल ताश के पत्तों की तरह ढह गई। गाजा के शिफा अस्पताल प्रशासन के मुताबिक मलबे से अब तक 3 शव निकाले जा चुके हैं और 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हमास ने इस हमले पर फिलहाल रहस्यमयी चुप्पी साध रखी है।
उसने ना तो ओदे की मौत की पुष्टि की है और ना ही इनकार, लेकिन इजरायली खेमे में जश्न का माहौल है। इस बड़े हमले के तुरंत बाद नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने एक संयुक्त बयान जारी किया। यह बयान सिर्फ एक सैन्य कामयाबी की रिपोर्ट नहीं था, बल्कि हमास के बचे खुचे लड़ाकों के लिए डेथ वारंट था। बयान में सीधे तौर पर कहा गया कि आईडीएफ और इजराइल सुरक्षा एजेंसी ने गाजा में हमास के नए मिलिट्री चीफ मोहम्मद ओदे के ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। मोहम्मद ओदे वो खतरनाक है जिसने 7 अक्टूबर 2023 के कत्लेआम के दौरान हमास के खुफिया विंग के प्रमुख के रूप में भूमिका निभाई थी। नेतन्याहू की टोली ने साफ कर दिया कि जिसने भी 7 अक्टूबर के नरसंहार में हिस्सा लिया था, जिसने इजरायली नागरिकों की हत्या की, हमारी मां बहनों का अपहरण किया, इजराइल देर सबेर उन सभी तक पहुंचेगा और उनको अंजाम तक पहुंचाएगा। ये संदेश साफ है। बातचीत की मेज पर भले ही कुछ भी चल रहा हो, जमीन पर इजराइल का हंटर रुकने वाला नहीं। इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाला पहलू है समय का चक्र। इजराइल ने बड़ी कार्रवाई हमास के पिछले मिलिट्री चीफ इज अल दीन अल हद्दाद को मार गिराने के ठीक 2 हफ्ते बाद ही 15 मई को इजराइल ने अल हद्दाद को ठिकाने लगाया। हमास ने अपनी सेना को बिखरने से बचाने के लिए आरन फारन में महज 1 हफ्ते में मोहम्मद ओदे को अपनी सैन्य शाखा की कमान सौंप दी। लेकिन हमास की ये चाल इजरायली खुफिया तंत्र यानी कि मोसाद और शिन बेत के आगे धरी की धरी रह गई। ओदे ने अभी कमान संभाली ही थी। वो अपनी नई रणनीति बना ही रहा था कि महज 12 दिनों के भीतर इजराइल ने उसके ठिकाने को ट्रैक किया और आसमान से मौत बरसा दी। ये दिखाता है कि गाजा पट्टी में हमास का खुफिया नेटवर्क इस वक्त पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। इजराइल के पास हमास के हर एक कमांडर की पल पल की लोकेशन है। हमास के लिए अब नए कमांडर ढूंढना भी एक जानलेवा चुनौती बन चुका है। लेकिन इस चुन चुन कर मारने की कसम की एक और खौफनाक हकीकत भी है। इस युद्ध में गाजा पट्टी पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुकी है। जो इमारतें बची खुची थी, इजराइल उन्हें भी हमास के कमांडर के नाम पर नेस्तो नाबूद कर रहा है। सात अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पर अचानक हमला किया जिसमें 1200 इजरायली मारे गए थे, तब किसी ने सोचा नहीं था कि इसका अंजाम इतना खौफनाक होगा। उसके बाद गाजा में 72,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके, लाखों लोग घायल हुए।
गाजा की 80% आबादी बेघर हो चुकी है। अस्पताल, स्कूल, रिहायशी इलाके मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। पूरी दुनिया, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय अदालत सीजफायर की गुहार लगा रहे हैं। शांति प्रस्ताव के पुलिंदे तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि जब तक हमास का आखिरी लड़ाका, आखिरी कमांडर खत्म नहीं हो जाता, तब तक इजराइल के कदम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव को पैरों तले कुचलना ही क्यों ना पड़े। ईद की इस काली रात ने एक बात साफ कर दी है कि मिडल ईस्ट में शांति की उम्मीदें फिलहाल बहुत दूर है। इजराइल पाताल से भी हमास के कमांडरों को निकालने के लिए अपने मिशन पर अडिग है। 12 दिनों में 2 मिलिट्री चीफ पर हमला करके इजराइल ने हमास को नेतृत्व विहीन करने की कसम खा ली है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ कमांडरों को मार देने से ये विचारधारा खत्म होगी, या फिर इस मलबे के ढेर से नफरत और बारूद की एक नई फसल तैयार हो रही है। नेतन्याहू का मिशन गाजा तो सत्यानाश कर ही रहा है, लेकिन क्या ये इजराइल को वो सुरक्षा दे पाएगा जिसका वादा उन्होंने अपनी जनता से किया था? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।